नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा 5 यूनिट है, उस 5 यूनिट में से एक यूनिट है टेक्सटाइल का, अर्थात वस्त्र विज्ञान का। जानने का प्रयास करेंगे कि वस्त्र विज्ञान है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जाएंगे, यानी कि उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप पीजीटी किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए या सेंट्रल एग्जाम के लिए, चाहे केवीएस है, एनवीएस है, आपका व्याख्याता है, कॉलेज लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट है, जेआरएफ है, सीएसआईआर के लिए भी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक आपका काम में आने वाला है। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव बल्कि शैक्षणिक, यानी कि आपका जो एकेडमिक सेशन है, जिसके अंदर आप सेकेंडरी कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी कोई कोई बच्चे कर रहे हैं, देन फिर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या एमए एमएससी कर रहे हैं, फर्दर आप इसी विषय में अपना डॉक्टरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात पीएचडी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपका यूनिट है या ये टॉपिक है, ये आपका सभी जगहों पे ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव बल्कि एकेडमिक भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो किसी भी, जब हम टॉपिक को या किसी भी यूनिट को या किसी भी पर्टिकुलर इकाई को जब अध्ययन के दृष्टिकोण से लेते हैं, अर्थात उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो जो सबसे पहला विचार हमारे मन में आता है वो होता है कि ये आया कहाँ से, अर्थात हमने इसको यही क्यों कहा। हम कुछ और भी तो कह सकते थे, लेकिन ये कहाँ से, इसका ओरिजिन बिंदु कहाँ से है, ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, और ऐसी क्या सिचुएशंस थी जहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई। तो थोड़ा सा एक सामान्य परिचय, टॉपिक मैंने लिखा है वस्त्र विज्ञान एक सामान्य परिचय, अर्थात टेक्सटाइल एंड इंट्रोडक्शन। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब भी हम किसी टॉपिक को या किसी इशू को जानने समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास एक सबसे बेहतरीन और सबसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है। वो पॉइंट होता है कि हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ठीक है, हम आवश्यकता की बात करते हैं, अर्थात आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि हम इसको पढ़ रहे हैं या ये हमारे अभी डेली रूटीन का एक भाग है। तो हम आवश्यकता की बात करते हैं। आवश्यकता किसकी? वस्त्र विज्ञान की। इस आवश्यकता की बात हम लोग करते हैं। आवश्यकताओं की बात जब हम लोग करते हैं, तो आपको पता है, जब भी हम किसी भी पार्ट में, किसी भी विषय में, कभी भी हम लोग जो है जब आवश्यकताओं की बात करेंगे, तो मनुष्य की 3 आवश्यकताओं के विषय में बताया गया है। मनुष्य की आवश्यकताएं, हम आवश्यकताओं में एक तथ्य और ऐड कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं मूलभूत आवश्यकताएं, अर्थात बेसिक नीड्स हमारी जो है वो क्या हैं, हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात बेसिक नीड का तात्पर्य क्या है? जिसके बिना हमारा काम अधूरा रह जाए या जिसके बिना हम आगे चलना हमारा मुश्किल होता है, ये हमारी क्या होती है? मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसी जब मूलभूत आवश्यकताओं की हम बात करते हैं, तो हमारे सामने 3 मूलभूत आवश्यकताएं, आपको भी पता है, बहुत बेसिक सी चीज है। आपने विभिन्न विषयों में, मैं केवल होम साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, अलग अलग और भी कई सारे विषय आपने पढ़े होंगे, जिसमें आपने ये 3 मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में जो है वो पढ़ा होगा। पहला है भोजन, दूसरा है वस्त्र, और तीसरा है मकान। अर्थात जब भी हम मनुष्य
की उत्पत्ति या सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है वो 3 है: भोजन, वस्त्र और मकान। अर्थात जब मनुष्य सभ्यताओं के विकास में अपना कदम रखा तो सबसे पहले उसको अपना पेट भरना जो है वो पहले प्रियोरिटी लगा। उसको लगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए, कुछ शरीर में जो है हमारे शरीर को चलाने के लिए। उसको इस बात की समझ नहीं थी कि किस में विटामिन मिल रहे हैं, किस में प्रोटीन मिल रहा है, कौन मेरा रूप निखारेगा, किससे मेरी हाइट बढ़ेगी, किससे मेरे बाल अच्छे होंगे, किससे मेरी स्किन अच्छी होगी। नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता था। उसको केवल अपने जो पेट में उसके कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, उस एहसास को एक भावात्मक दृष्टिकोण से उसको जोड़ना था, अर्थात एक संतुष्टि के साथ जोड़ना था, जिसके लिए उसने क्या किया? भोजन आरंभ किया, भोजन की खोज करना आरंभ किया। जब भोजन की खोज उसने कर लिया तो विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक बोलते हैं ना कि शरीर की सुरक्षा के लिए जब भोजन हमारे पास आ गया तो शरीर की सुरक्षा जो है वो प्रायोरिटी लगी। और इस शरीर की सुरक्षा के लिए हमारे पास जो बिंदु आया उसे हमने क्या कहा? उसे हमने इस वस्त्र के अंदर देखा। अब जब वस्त्र हमारे पास आ गए तब हमने अपने रहने के लिए अरेंजमेंट्स करना आरंभ कर दिया। तो यही जो हमारा जो सेकंड बिंदु आया है, जो वस्त्र वाला पॉइंट हमारे पास आया है, हम आज के अपने इस विषय के अंतर्गत इसी को जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ये बेसिकली है क्या और इसे हम अपने विषय के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 3 मूलभूत आवश्यकताओं को हमने आपको बता दिया। अब 3 मूलभूत आवश्यकताओं के बाद व्यक्ति को क्यों आवश्यकता हुई? वस्त्र तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन केवल मूलभूत आवश्यकता ही नहीं, यहां पे मैं नोट कर देती हूं, सॉरी। वस्त्र केवल हमारी मूलभूत आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि आजकल वस्त्र क्या हो गए हैं? वस्त्र विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हमारी आवश्यकताओं का एक बास्केट हो गए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य में हमारी आवश्यकताएं, जो हमारी नीड्स है ना, उनके क्या हो गए? बहुत सारे बंचेस हो गए हैं। केवल आवश्यकताएं नहीं हो गई हैं, आवश्यकताओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको हमको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। बल्कि की बात मैं करूंगी तो वस्त्र हमारे प्रतिष्ठा रक्षक हो गए हैं। ठीक है, वस्त्र क्या हो गए? हमारी प्रतिष्ठा के रक्षक हो गए हैं, हमारी शारीरिक आवश्यकता बन गए हैं, हमारी मानसिक आवश्यकता बन गए हैं, हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बन गए हैं। और लास्ट में अगर मैं एक पॉइंट और जो है अगर इसमें जोड़ना चाहूं तो हमारी आत्म संतुष्टि की आवश्यकता बन गए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले जो वस्त्र जो प्रयोग में लिया गया स्टार्टिंग में, यानी कि बहुत ही बेसिक
सिचुएशंस में या सभ्यता के विकास के प्रारंभ के दौरान मनुष्य ने जो वस्त्रों का प्रयोग किया, वस्त्रों का प्रयोग तो नहीं किया, इनिशियली जो है उसने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो है वो वस्त्र प्रयोग में लिए। शरीर को सुरक्षित करना, अर्थात सुरक्षित करने से तात्पर्य मैं यहाँ पे मेंशन और कर देती हूँ मूलभूत आवश्यकताओं में, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जो है आसानी रहे, आराम से आप इसको जो है वो अध्ययन में ले सके। चलिए, ये जो हमारा वस्त्र है, इस वस्त्र को जो है हमने जो प्रयोग में लिया, ये हमने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रयोग में लिया। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के लिए हम बात कर रहे हैं, हम मूलभूत में जा रहे हैं। तो मूलभूत में जो सबसे पहले जो है वो वस्त्र को प्रयोग में लिया गया, वो किसके लिए लिया गया? सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के लिए इसको प्रयोग में लिया गया। अब ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण कौन से हैं? अगेन इसके 3 भाग जो है वो मैं कर सकती हूं। सबसे पहला भाग क्या था? सर्दी से सुरक्षा के लिए। देन दूसरा भाग हमारे पास आया बरसात से सुरक्षा के लिए, और तीसरा भाग हमारे पास आया जंगली जानवरों से। ठीक है, 3 भाग में जो है सुरक्षा का पार्ट इसको रखा गया। बेसिक जो हमारी नीड्स थी, मूलभूत आवश्यकता थी, बरसात से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। सर्दी का मतलब यहाँ पे जुकाम नहीं है, यहाँ पे ठंडी भी आप डाल सकते हैं, ठंडी से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए। अब यहाँ पे एक तथ्य और उजागर होता है, किसी किसी किताब में, बहुत सारी किताबों में तो नहीं, बट कल मैं एक किताब पढ़ रही थी जिसके अंदर मुझे मूलभूत आवश्यकता के अंदर गर्मी भी देखने को मिला। तो बाकी मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है, और गर्मी को हम इसलिए नहीं शामिल कर सकते क्योंकि मूलभूत आवश्यकता नहीं, गर्मी को हटाने के लिए वस्त्र उस समय पे मूलभूत रूप से, अगर वस्त्र नहीं भी है तो गर्मी में बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है कि हम कपड़े पहने ही पहने। तो मूलभूत आवश्यकताओं में इनको हम नहीं रख सकते हैं। जब सभ्यता का विकास हुआ, जब हमें पता चला कि हमारे रेशे क्या क्या हैं, तब हम उसके बाद गर्मी की बात करते हैं कि गर्मी के हिसाब से हमने ऐसे वस्त्र तैयार किए जिनको हमने गर्मियों में पहन करके अपना पसीना सुखाने या कूल फील लेने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते रहे। बट इनिशियल स्टेज पे ये 3 जो है वो मूलभूत आवश्यकताएं थी जिनके लिए हम लोग वस्त्रों को प्रयोग में ले रहे थे। अब ये केवल सिर्फ इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि मैंने ये 5 तथ्य और आपके सामने रखे हैं, इनके लिए भी जो है वो वस्त्र क्या किए गए? प्रयोग में लिए गए। सबसे पहली हमारी आवश्यकता क्या रही? अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमने वस्त्र को प्रयोग में लिए। दूसरा, शारीरिक आवश्यकता के लिए, हमें शरीर ढकना है और हमें सुंदर भी दिखना है, तो इसके लिए। मानसिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और आत्मसंतुष्टि, यानी पहनने के बाद हमारे अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कई जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा वस्त्र जो है कई मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रोफेशंस के अंदर बहुत सारे ड्रेस कोड होते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का जो ऊपर का जो एप्रिन होता है, जो उसका कोट होता है। वकील है, वकील का ब्लैक कलर का कोट होता है। अब वो अपने प्रोफेशन में तब तक संतुष्ट नहीं हो पाता है जब तक वो उस पर्टिकुलर जो है अटायर को धारण ना करे।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हमारे जो है वो टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे इस तरीके के आत्मसंतुष्टि से भरे फीचर्स होते हैं जिनको जब तक हम प्रयोग में नहीं लेते हैं तब तक हम उनका प्रयोग या उनसे संतुष्टि की बात नहीं कर सकते हैं। ये कब आएगा? जब हम इनको प्रयोग में लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आगे मैं और बात करती हूँ। जब हम बात करते हैं वस्त्र विज्ञान की, तो वस्त्र विज्ञान में जो है केवल और केवल हम क्या करते हैं, वस्त्र विज्ञान में हमने ये आपके पांचों तथ्यों को जोड़ दिया। ठीक है, हमने वस्त्र विज्ञान में इन पांचों तथ्यों को जोड़ दिया। जब वस्त्र विज्ञान का नाम हम लोग लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में जो तथ्य आता है वो आता है पहनने योग्य वस्त्र। अर्थात वस्त्रों को हम ये समझते हैं कि जिसको भी हम पहन रहे हैं वही वस्त्र होते हैं और इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं होते हैं। जबकि पहनने योग्य वस्त्र, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये वस्त्र विज्ञान का केवल, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, केवल अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत केवल पहनने योग्य वस्त्र नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे और भी तथ्य हैं जो ये उजागर करते हैं कि हम केवल पहनते हैं तो पहनने धारण करने वाले वस्त्र ही वस्त्र नहीं होते हैं। हमारी डेली रूटीन की लाइफ में, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम टेक्सटाइल से रिलेटेड यानी कि वस्त्रों से रिलेटेड जो भी सामग्री उपयोग में ले रहे हैं वो सभी हमारे इस वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे चादर, जैसे तौलिया, जैसे पर्दे, जैसे झाड़न, जैसे बिछावन, जैसे तकिए का कवर या खोल, जैसे सोफा कवर, जैसे कुशन कवर। ऐसे और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं, बहुत सारे वस्त्रों से निर्मित किए गए बहुत सारे उपयोग में लिए जाने वाले रोजमर्रा की दिनचर्या में हम लोग इन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत जो है ये सभी जो है वो आते हैं। ठीक है, तो कभी अगर पूछा जाता है कि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आने वाले वस्त्र कौन से हैं, तो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आने वाले केवल और केवल पहनने योग्य वस्त्र नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला रेशे से निर्मित हर एक जो कपड़ा है वो क्या कहलाता है? वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि वस्त्र विज्ञान जो है बेसिकली क्या, हम क्यों प्रयोग में लेते हैं। अब हम आते हैं अपने बेस पे, यानी कि बेसिक्स पे आते हैं। वस्त्र
विज्ञान क्या है, अर्थात क्या है कि जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं परिभाषा की। ठीक है, वस्त्र विज्ञान की परिभाषा क्या है। इस वस्त्र विज्ञान की परिभाषा के लिए जो है हम लोग कुछ बेसिक से टर्म्स हैं वो प्रयोग में लेंगे। वस्त्र विज्ञान क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम कुछ तथ्यों से समझने की का प्रयास करेंगे। वस्त्र विज्ञान क्या है? वस्त्र निर्माण के लिए, देखिए इसको आप तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई जिससे पहनने योग्य वस्त्र निर्मित होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सी परिभाषा है। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, आप इसको तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो आप वस्त्र विज्ञान को समझ पाएंगे। वस्त्र विज्ञान क्या है? वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई जिससे पहनने योग्य वस्त्र निर्मित होता है। यानी कि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम उस सबसे पहले सबसे छोटे तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं जिससे हम प्रेजेंटली यानी कि बिल्कुल लास्ट में अगर हम लोग आते हैं तो पहनने योग्य जो हमारा धारण करने योग्य वस्त्र है वो हम लोग तैयार कर पाते हैं। तो अगर हम इस तथ्य का निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो इस तथ्य का निचोड़ हमारे पास ये निकलेगा कि वस्त्र विज्ञान और कुछ भी नहीं है प्रारंभ या आरंभ से लेकर के निर्माण का अंतरितम छोर होता है। ठीक है, अब आरंभ से लेकर के निर्माण तक का अंतरितम छोर क्या कहलाता है? हमारा वस्त्र विज्ञान। ठीक है, ये क्या कहलाता है? वस्त्र विज्ञान। अब इसमें एक तथ्य और है, जब हमने बात की आरंभ अर्थात प्रारंभ की जब हम बात करते हैं तो प्रारंभ में हमने एक बात कही, एक तथ्य मेंशन किया, और निर्माण में हम एक तथ्य मेंशन करेंगे। प्रारंभ में जो तथ्य हम मेंशन कर रहे हैं इसको हमने नाम दिया लघुत्तम इकाई। किसकी? वस्त्र निर्माण की। और जो अंतरितम जो छोर होता है, लास्ट में जो हमारे पास जो आता है दैट इज परिधान
प्रयोग में लिया जाने वाला कपड़ा या पहनने योग्य वस्त्र। ठीक है, वस्त्र विज्ञान क्या है? वस्त्र निर्माण के लिए लघुत्तम इकाई से लेकर के पहनने योग्य वस्त्र जहां पे तैयार होता है, जहां पे निर्मित होता है, उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? वस्त्र विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपके सामने और आया, वस्त्र विज्ञान की लघुत्तम इकाई। ठीक है, ये एक नया टर्म आपके पास आया, वस्त्र विज्ञान की लघुत्तम इकाई। वस्त्र विज्ञान की लघुत्तम इकाई क्या है? इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं और इससे ही, इसी पर्टिकुलर आपके टॉपिक से जो है वो प्रश्न बनते हैं। तो वस्त्र, जो हमारा वस्त्र है, उसकी निर्माण की लघुत्तम इकाई क्या होती है, आइए हम लोग ये देखते हैं। तो वस्त्र निर्माण की जो लघुत्तम इकाई है, इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वस्त्र निर्माण की लघुत्तम इकाई को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इन चारों भागों को हम लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ये 4 भाग हमारे कौन से हैं? सबसे पहला भाग जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेशा। जो सबसे पहला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशा, जिसको इंग्लिश में अगर हम लोग लें तो बोलते हैं फाइबर। ठीक है, सबसे पहले भाग में हमारे पास क्या आता है? रेशा आता है। रेशे के बाद इस रेशे से हम लोग क्या करते हैं? धागा बनाते हैं। इसको हम क्या करते हैं? यार्न। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? रेशा आता है, उसके बाद क्या आता है? धागा आता है। रेशा और धागा के बाद जो तीसरा हमारे पास होता है वो आता है वस्त्र, जिसे हम बोलते हैं फैब्रिक। ओके, क्या बोलते हैं? फैब्रिक। और चौथे स्टेज में जब हम आते हैं तो इस फैब्रिक के बाद हमारे पास आता है पहनने योग्य वस्त्र, और यही होता है टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये 4 भाग है हमारे लघुत्तम इकाई, जो वस्त्र निर्माण की हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, जो लघुत्तम इकाई होती है। ये 4 भागों में विभाजित की जाती है। जो पहला भाग होता है उसके अंदर रेशा यानी कि फाइबर होता है। उस फाइबर से जो हमारे पास रेशा या तंतु आता है उससे हम लोग धागे का निर्माण करते हैं। धागे से जो है वो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं और जो वस्त्र बनते हैं उस वस्त्रों से हम लोग क्या करते हैं? टेक्सटाइल यानी कि पहनने योग्य या उपयोग योग्य वस्त्र जो है यहाँ पे तैयार करते हैं। अब ये जो पहनने योग्य या उपयोग में लेने योग्य जो वस्त्र होते हैं, इनसे ही विभिन्न प्रकार के हमारे उपयोग में लिए जाने वाले वस्त्रों का पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण से तात्पर्य ये है कि उन पे विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग की जाती है, छपाई की जाती है, रंगाई की जाती है, कढ़ाई की जाती है, सिलाई की जाती है। आवश्यकताओं के अनुरूप हम उस कपड़े का प्रयोग जो है वो लेते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वस्त्र जो है किस तरीके से जो है हम लोग प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये चारों के चारों आपको कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो जानी चाहिए। अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इससे प्रश्न आते हैं, तो आइए हम एक प्रश्न जो है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन है वस्त्र निर्माण की
लघुत्तम इकाई कहलाती है? ए परिधान, बी वस्त्र निर्माण, सी फैशन, या डी प्राचीन वस्त्र। ठीक है, ये एक प्रश्न है। ये प्रश्न जो है पहले एग्जाम में आया हुआ भी है। वस्त्र निर्माण की लघुत्तम इकाई कहलाती है, यानी कि वस्त्र को जब हम निर्मित करते हैं तो उसकी जो बेसिक जो इकाई होती है, जो पैरामीटर होता है, बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए आया है परिधान। क्या परिधान हो सकता है? नहीं, परिधान नहीं होगा, क्योंकि परिधान जो है बिल्कुल लास्ट की इकाई है, ये लघुत्तम इकाई का भाग नहीं है। लघुत्तम इकाई से जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं उनसे परिधान बनता है। फैशन की हम बात करते हैं, अगेन फैशन भी हमारा जो है वस्त्र निर्माण के बाद का भाग होता है, क्योंकि वस्त्र जो हम लोग तैयार कर लेते हैं, एक जो रॉ हमारे पास जो वस्त्र तैयार उपयोग में लिए जाने वाला जब वस्त्र तैयार हो जाता है तो उस वस्त्र पे हम फैशन के अकॉर्डिंग कढ़ाई करते हैं, सिलाई करते हैं, गोटा लगाते हैं, सलमा, सितारा, लूज, टाइट, उसका गला बनाना, देन उसका घेर क्रिएट करना, उस पर दुपट्टे लगाना, या जैसे भी हैं हम लोग बाद में उसको करते हैं। प्राचीन वस्त्र की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वस्त्रों के प्रकार की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वस्त्र निर्माण। ठीक है, ये हमारा एक प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वस्त्र निर्माण के लिए लघुत्तम इकाई का भाग नहीं है। ए रेशा, बी कुशन कवर, सी धागा, और डी पहनने या उपयोग में लेने वाले वस्त्र। वस्त्र निर्माण की लघुत्तम इकाई का भाग नहीं है। जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं उसमें जो लघुत्तम इकाई की अभी हम लोग बात करते हैं उसका भाग कौन नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने बात की थी रेशे की। बात करें रेशे की तो रेशा है, ठीक है, धागा भी है, पहनने के योग्य या उपयोग में लेने वाला वस्त्र भी है, कुशन कवर जो है इसका भाग नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कुशन कवर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ ताकि आपको कभी कॉपी में अगर नोट करने की आवश्यकता महसूस हो तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलें। तीसरा क्वेश्चन,
वस्त्र निर्माण की लघुत्तम इकाई को दिए गए कूटों के माध्यम से सही क्रम में सजाएं। कूट, सॉरी, इसमें नंबर 1 है रेशा, ठीक है। नंबर 1 क्या है? रेशा। नंबर 2 पहनने योग्य वस्त्र। नंबर 3 धागा। और नंबर 4 वस्त्र, ठीक है। रेशा, पहनने योग्य वस्त्र, धागा और वस्त्र। अच्छा, यहां पे हम लोग मेंशन भी कर देते हैं, ये वस्त्र है आपका फाइबर, ये वस्त्र है टेक्सटाइल। रेशे की बात करते हैं तो रेशा हमारा क्या है? सॉरी, यहां पे गलत हो गया ना, फाइबर, फाइबर तो रेशा होता है। ये है हमारा वस्त्र फैब्रिक, ये है फाइबर और ये है हमारा यार्ड, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो 4 कूट दिए हुए हैं। अब इसके आधार पे हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। आइए देखें कूट क्या है। ए में है 1 2 3 4, बी में आते हैं 2 3 4 1, सी में आते हैं 4 3 2 1 और डी में आते हैं 1 3 4 और 2। चलिए, सही उत्तर का चुनाव हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। वस्त्र निर्माण की लघुत्तम इकाई को दिए गए कूटों के माध्यम से सही क्रम में सजाएं। तो इन चारों में से जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है? रेशा होता है। तो नंबर 1, अब देखना ये है कि नंबर 1 ए में भी आ रहा है, नंबर 1 डी में भी आ रहा है, तो हम दोनों को एक बार होल्ड पे करके चलते हैं। दूसरे स्टेप पे आता है जो रेशा हमारे पास आता है, उस रेशे से हम क्या करते हैं? धागे को निर्मित करते हैं। तो धागा जो है वो 3 नंबर है, तो 1 के बाद 3, यानी कि 1 के बाद 3 जो है इस ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है। जब हमारे पास धागा निर्मित हो जाता है तो धागे से हम क्या करते हैं? वस्त्र का यानी कि फैब्रिक का निर्माण करते हैं और उसके बाद पहनने योग्य वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल बनाते हैं। तो ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये क्या है? इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, कुछ बेसिक तथ्य थे जो बेसिकली वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड, वस्त्र निर्मित होने की मैं अगर कहूंगी तो पूरा का पूरा लेक्चर अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि वस्त्र निर्माण की लघुत्तम इकाई पे जो है मैंने ला करके रोक दिया, क्योंकि इस पॉइंट से, इस तथ्य से प्रश्न पहले भी बने हैं और आगे भी प्रश्न बनने की संभावना है। इस वजह से आपको ये टॉपिक मैंने बेहतरीन तरीके से कराया। अब आगे जो है हम लोग वस्त्र विज्ञान का इतिहास के बारे में जो है वो जानने का प्रयास करेंगे।
वस्त्र वस्त्र विज्ञान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये एक नया टॉपिक है। इस नए टॉपिक को हम लोग आगे की कक्षा में लेंगे, क्योंकि वस्त्र विज्ञान का जो इतिहास है, टेक्सटाइल की जो हिस्ट्री है, इससे भी जो है वो प्रश्न पहले आ चुके हैं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा आरपीएससी के अंदर भी आ चुका है। पीजीटी के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर भी मैंने देखे हुए हैं। नेट के अंदर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक हम लोग और अच्छे तरीके से आगे की क्लास में लेंगे। बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें कहीं अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एक क्विक रिवीजन मैं आपको करा दूं, क्विकली जो है वो एक रिवीजन करा दें, जिससे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाए। हमें कहीं और बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता महसूस नहीं हो, कॉपी नोट्स और इस तरीके की चीज़ें। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुझे आशा है कि जिस तरीके से ये मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि रिवीजन। अगर आप जितना भी पढ़ते हैं उनको प्रयोग में लें, प्रैक्टिस में लें, रटने की बजाय समझने का प्रयास करें, तो वो आपको बहुत जल्दी तैयार होगा। वस्त्र विज्ञान की हम लोग बात करते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की हमने बात की। तो भोजन, वस्त्र और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें जो वस्त्र है, वस्त्र को मूलभूत आवश्यकताओं को जब हम लोग प्रयोग में हमने लिया तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया, 3 रूपों में लिया। बरसात से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, और अपने शरीर को जो विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर थे उनसे बचाने के लिए। अब ये केवल आवश्यकताएं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि मूलभूत आवश्यकताओं से बढ़ के भी और बहुत सारी आवश्यकता जो हमारे पास निकली, उन आवश्यकताओं की हम बात करते हैं। तो ऐसी 5 आवश्यकताएं हैं जिनके लिए वस्त्र विज्ञान का अस्तित्व जो है वो निर्मित हुआ। क्या है वो आवश्यकताएं? हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, हमारे शारीरिक आवश्यकताओं के लिए, हमारी मानसिक आवश्यकताओं के लिए, मनोवैज्ञानिक और आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता के लिए। मैंने ये तथ्य इतने ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं करवाए क्योंकि ये पर्टिकुलरली टॉपिक्स हमें आगे पूरे टॉपिक्स को ही पढ़ना है। तो इनको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हमारे कौन कौन सी हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी हैं, और किस तरीके से वस्त्र जो है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इन आवश्यकताओं के बाद हमने वस्त्र विज्ञान की बात की कि केवल और केवल पहनने योग्य नहीं। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल लोग सोचते हैं, गृह विज्ञान जो लोग नहीं पढ़ते हैं, उनका ये मानना है कि जो वस्त्र हम पहनते हैं उन्हीं को हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन हम गृह विज्ञान वाले जो है ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि वस्त्र का चाहे कोई सा भी भाग हो, अलग अलग प्रयोगों में, अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार जब हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे वस्त्र कहलाते हैं। जैसे हम रूटीन में चादर, तौलिया, पर्दे, झाड़न, बिछावन, तकिए का कवर, सोफा कवर, कुशन कवर, और अभी हमारा कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, और इसके अंदर भाई साहब जो मास्क भी लगा रहे हैं वो भी हमारे वस्त्र विज्ञान का पार्ट है। गमछा प्रयोग में ले रहे हैं वो भी हमारे वस्त्र विज्ञान का क्या है? पार्ट है। वस्त्र विज्ञान है क्या? एक पारिभाषिक रूप में हम लोग आते हैं तो आप एक सिंपल तथ्य को याद कर लीजिए। वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त की गई जो लघुत्तम इकाई है जिससे कि पहनने योग्य वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वस्त्र विज्ञान कहते हैं। अब वस्त्र विज्ञान, ये जो हमने डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन का सार अगर हम लोग निकालें तो हमारा प्रारंभ और अंत, यानी कि प्रारंभ कहाँ से हुआ? लघुत्तम इकाई से हुआ, और अंत कहाँ से हुआ? हम जो प्रयोग में ले रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं उस वस्त्र से हुआ। लघुत्तम इकाई की जब हम बात करते हैं तो लघुत्तम इकाई हमारी जो है वो 4 भागों में हमने इसको बांट दिया लघुत्तम इकाई को। सबसे पहले हमने जो है वो रेशे को जो है वो कलेक्ट किया हमारे
रेशों को एकत्रित करते हैं हम लोग। अब ये रेशा किसी भी तरीके का हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और संश्लेषित भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हम कोई भी रेशा लेते हैं, उन रेशों से हम धागों का निर्माण करते हैं, धागों से हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं और वस्त्रों से फिर हम पहनने योग्य वस्त्र अर्थात बनाते हैं। अब इनसे इन टॉपिक्स को जो हमने जितना पढ़ा, उनसे हमने ये 3 प्रश्न जो है वो करने का प्रयास किया। इन तीनों को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद जो है इसके आगे का जो टॉपिक है वस्त्र विज्ञान का इतिहास, ये इतिहास का टॉपिक जो है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो ये टॉपिक हम लोग जो है आगे की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय।